सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के टॉपिक आय के शीर्षक के बारे में। आय के शीर्षक यानी कि हेड्स ऑफ इनकम। वैसे तो जब हम आय की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आय हम कैसे कैसे कमा सकते हैं, या हम आय के हमारे सोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे दिमाग में आ जाती है आय के स्रोतों के बारे में। लेकिन जब हम इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार बात करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 14 के अनुसार जो आय है उसे 5 शीर्षकों में बांटा गया है। अलग अलग जो सोर्सेज हैं इनकम के विभिन्न स्रोत, उन्हें 5 शीर्षकों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पहला है वेतन से आय यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरीज। दूसरा है इसमें मकान संपत्ति से आय। तीसरा शीर्षक है आय का व्यवसाय या पेशे के लाभ। चौथा शीर्षक है इनमें कैपिटल गेन्स। पांचवा और अंतिम शीर्षक है अन्य साधनों से आय यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो धारा 14 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय को हम 5 हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। धारा 14 और 5 हेड 1 + 4 = 5। तो हम इसको ऐसे धारा की संख्या भी याद रख सकते हैं। तो 14 नंबर धारा है हमारी ये, और 5 हमारे आय के स्रोत हैं जिनके अनुसार हमको टैक्स लायबिलिटी का निर्धारण करना होता है। तो सबसे पहले जो इनमें पहला हेड है वेतन यानी कि सैलरीज, हम उसकी बात करते हैं। वेतन से आय, अभी हमने बात करी कि ये आय का पहला हेड है, पहला शीर्षक है। किसी कर्मचारी को उसकी सर्विसेज के बदले में उसके एम्प्लॉयर से जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो बेसिक सैलरी, वेजेस, भत्ते यानी कि अलाउंसेस, बोनस, कमीशन और दूसरी फैसिलिटीज़ या वेतन के स्थान पर कोई अन्य लाभ आदि के रूप में प्राप्त होता है। इन सभी को ही हम वेतन से आय शीर्षक में शामिल करते हैं। इसके बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण नियम हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला ये है कि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना आवश्यक है। देखिए, वेतन के लिए आवश्यक है कि 2 व्यक्तियों में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध हो। किसी भी आय को वेतन शीर्षक में शामिल करने के लिए भुगतान करने वाले और उस भुगतान को प्राप्त करने वाले के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जो रिलेशन है वो आवश्यक रूप से विद्यमान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो आय भी वेतन शीर्षक के अंदर शामिल नहीं की जाएगी। जैसे कि एक साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन है, उसको हम वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड में शामिल करते हैं, क्योंकि जो फर्म का साझेदार है वो फर्म का कर्मचारी नहीं होता। ऐसे ही एक कंपनी का संचालक जो होता है वो भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, इसलिए उसका पारिश्रमिक भी हम सैलरी के हेड में शामिल नहीं करते, बल्कि इसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक में शामिल करते हैं। तो इस तरह से नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक कर्मचारी के 1 से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। सभी नियोक्ताओं से प्राप्य वेतन वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य होता है। इसका क्या मतलब है कि एक जो कर्मचारी है वो कई एम्प्लॉयर्स के यहाँ काम कर सकता है। वो किसी एक एम्प्लॉयर के यहाँ पूरा टाइम यानी कि पूर्णकालिक, और अन्य एम्प्लॉयर्स के यहाँ पर अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइमर, या फिर सभी के यहाँ पर पार्ट टाइमर काम कर सकता है। तो फुल टाइमर काम करे या पार्ट टाइमर काम करे, एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के पास जब वो काम करता है तो उसको सभी नियोक्ताओं से प्राप्य जो वेतन होगा उसको हम इसी हेड में शामिल करेंगे। तीसरा है यहाँ पर सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों का पारिश्रमिक भी वेतन शीर्षक की आय में ही शामिल किया जाता है। इसका क्या मतलब है? देखो, यदि कोई एम्प्लॉई अपने सेवा कार्य के अलावा
एम्प्लॉयर के दूसरे काम भी करता है और ऐसे कामों के लिए उसको कोई एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिलता है, तो ऐसे एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन को भी हम सैलरी हेड में ही शामिल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स या जो लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स होते हैं, उनको पढ़ाने के अलावा जो एग्ज़ामिनेशन संबंधी काम है, जैसे क्वेश्चन पेपर बनाना, आंसर बुक्स चेक करना आदि जो काम है, इनके लिए अलग से जो रेम्यूनरेशन है वो उसी यूनिवर्सिटी से दिया जाता है। तो ऐसा जो रेम्यूनरेशन है वो भी हमारा सैलरी के अंदर ही शामिल होगा, सैलरी हेड में ही शामिल होगा। अगला पॉइंट है फोर्थ, कर दायित्व का आधार। यहाँ हम बात करते हैं कि किसी प्रीवियस ईयर में अर्जित या प्राप्त वेतन उसी गत वर्ष की आय में शामिल किया जाता है। यदि वेतन प्राप्य होने यानी कि ड्यू होने या फिर प्राप्त रिसीव होने में से एक भी घटना गत वर्ष में घटित हो जाती है, तो ऐसा वेतन उसी गत वर्ष की आय में शामिल किया जाएगा। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि वेतन देय होने से पहले ही प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा अग्रिम जो वेतन है, एडवांस सैलरी, प्राप्ति वाले गत वर्ष की आय में शामिल किया जाता है और बाद में जिस गत वर्ष में वो ड्यू होगा, उस गत वर्ष की आय में फिर दोबारा नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि किसी गत वर्ष में अर्जित या फिर प्राप्त वेतन उसी गत वर्ष की आय में हमको शामिल करना है, और दोनों में से कोई भी एक घटना अगर प्रीवियस ईयर में घटित हो जाती है, कौन सी दो घटनाएं, ड्यू होना या रिसीव होना, दोनों में से कोई भी एक घटना अगर प्रीवियस ईयर में घटती है, तो ऐसा वेतन प्रीवियस ईयर में ही शामिल, प्रीवियस ईयर की आय में ही शामिल किया जाएगा। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। असेसमेंट ईयर यानी कि कर निर्धारण वर्ष। असेसमेंट ईयर या कर निर्धारण वर्ष से हमारा मतलब होता है जिस वर्ष में हम कर का निर्धारण करते हैं। जिस वर्ष में हम कर का निर्धारण करते हैं उस वर्ष को हम कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। ये जो वर्ष है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। वर्तमान में एट प्रेजेंट यानी कि जो हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है वो है 2020-21, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है ये और 31 मार्च 2021 तक ये चलेगा। तो ये हमारा असेसमेंट ईयर है 2020-21। और अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो प्रीवियस ईयर हमारा जो अभी वर्तमान में चल रहा है, हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-20, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 की अवधि हमारी गत वर्ष है। तो गत वर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में ही कर लगता है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है उस पर जो टैक्स है वो कब लगता है, असेसमेंट ईयर में। तो 2019-20 की आय पर अभी जो हम बात कर रहे हैं वर्तमान असेसमेंट ईयर 2020-21 में जो टैक्स लगेगा वो गत वर्ष यानी कि 2019-20 की आय पर लगेगा। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है यहाँ पर, नियोक्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्य पारिश्रमिक अन्य साधनों से आय अथवा व्यापार तथा पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होता है। इसका क्या मतलब है, यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवाओं के बदले में एम्प्लॉयर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से कोई रेम्यूनरेशन प्राप्त करता है तो उसकी वो सैलरी नहीं मानी जाती, वो इनकम सैलरी नहीं मानी जाती। जैसे कि होटल में कोई वेटर है, होटल में आने वाले जो ग्राहक हैं उनसे टिप के रूप में उसको कुछ पैसा मिलता है, तो उसे हम यहाँ पर नहीं शामिल करेंगे सैलरी हेड में। या एक यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है जिससे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी प्रोफेशनल संस्था की उत्तर पुस्तिकाएं यानी कि आंसर बुक्स को जांचने का पारिश्रमिक मिलता है, तो ऐसी आय भी हम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। ऐसी आय को या तो अन्य साधनों से आय शीर्षक या फिर बिजनेस और प्रोफेशन शीर्षक, बिजनेस एंड प्रोफेशन जो हेड है हमारा उसके अंदर हम कर योग्य मानेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है वेतन और मजदूरी में कोई अंतर नहीं है, यानी कि वेतन शीर्षक में हमें वेतन और मजदूरी दोनों को शामिल करना है। इसमें इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी अंतर नहीं है। इन दोनों को ही ये जो दोनों ही हैं, चाहे वेतन है चाहे मजदूरी है, किसी काम को करने पर रेम्यूनरेशन के रूप में प्राप्त होती है। एक्चुअली जो मजदूरी है वो मैनुअल वर्क या शारीरिक श्रम के संबंध में
हम इस टर्म को यूज़ करते हैं, जबकि जो वेतन है आम तौर पे गैर शारीरिक श्रम के जो काम होते हैं उनके संबंध में होता है। तो यहाँ पर हमको इन दोनों में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है, इनको हमें कोई अंतर ना करते हुए इनमें एक ही मानना है इनकम टैक्स के पर्पज़ से। फिर है वेतन किसी भी समय अंतराल में प्राप्त हो सकता है, यानी कि वेतन आपका डेली बेसिस पे या वीकली या मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली और इट कैन बी एनुअल ऑल्सो। तो किसी भी आधार पर ये किसी भी अंतराल में प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट 8th पॉइंट है हमारे पास यहाँ, यदि एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉई को कोई भुगतान स्वैच्छिक रूप से या उपहार स्वरूप प्रदान करता है तो वह वेतन शीर्षक के अंदर कर योग्य होगा, वह भी वेतन शीर्षक के अंदर कर योग्य होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि यदि कोई कर्मचारी को भुगतान एम्प्लॉयर के द्वारा कोई पर्सनल गिफ्ट व्यक्तिगत भेंट के रूप में प्राप्त होता है तो फिर वो कर मुक्त होगा। देखिए, कर्मचारी को बोनस या उसके काम से खुश होकर कोई उपहार देना अलग बात है, उसको हमको वेतन शीर्षक में टैक्सेबल मानना है। लेकिन यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को व्यक्तिगत भेंट के रूप में कुछ देता है तो वो एक अलग बात है, फिर उसको हमें यहाँ पर शामिल नहीं करना, तो वो कर मुक्त होगा। नेक्स्ट है 9th पॉइंट में, वेतन ड्यू होने पर ही टैक्सेबल हो जाता है। ये हम जानते हैं, अभी हमने पहले बात करी। कर्मचारी अपनी इच्छा से अगर अपना वेतन त्याग दे या छोड़ दे तो उसे भी हम आय का उपयोग मानते हैं और इसलिए उसको वेतन शीर्षक में कर योग्य मानना होगा। यानी कि यदि कोई अपनी इच्छा से ही वेतन त्याग रहा है तब भी हमको वेतन शीर्षक में उसको टैक्सेबल कर योग्य करना होगा, ठीक है, क्योंकि वेतन को त्यागना भी और छोड़ना भी आय का उपयोग ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अपवाद स्वरूप एक बात इम्पॉर्टेंट है कि यदि गवर्नमेंट को जनहित में देने के लिए वेतन का कुछ अंश त्यागा जाता है तो इस प्रकार का जो त्यागा हुआ वेतन है वो एग्जैम्प्टेड होता है, वो कर मुक्त होता है। नेक्स्ट इसमें आपको 10th पॉइंट में दे रखा है कि आयकर दायित्व की गणना वेतन की देय राशि पर की जाती है, ना कि प्राप्त राशि पर। अतः कर योग्य वेतन ज्ञात करते समय पूर्व में एम्प्लॉयर द्वारा की गई सभी कटौतियों को जो नेट हमारी सैलरी है उसमें जोड़कर ग्रॉस सैलरी जो आएगी उसकी राशि पर हम वो जो राशि है उसको टैक्सेबल वो कर योग्य होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉई के वेतन में से किसी अनुबंध या किसी नियम या कानून के अंतर्गत कुछ कटौतियाँ करता है, जैसे कि भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान होता है या जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान या कोई इनकम टैक्स भी काटा जा सकता है या कर्मचारी को दिए गए कोई लोन वसूली आदि की किश्त, इस तरह से। तो ये सारी जो कटौतियाँ हैं ये कर्मचारी द्वारा अपनी आय की राशि का उपयोग मानी जाती हैं। तो कर्मचारी के लिए आयकर के दायित्व की गणना वेतन की ड्यू अमाउंट पर की जाती है, ना कि प्राप्त राशि पर। इसलिए कर योग्य वेतन ज्ञात करते समय पहले से जो एम्प्लॉयर ने कटौतियाँ की हैं उनको हम शुद्ध वेतन की राशि में जोड़ देंगे और जो राशि आएगी वो सकल वेतन होगा और वो सकल वेतन की राशि ही कर योग्य राशि होती है। तो इस प्रकार जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो ये नियम थे ये मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं। आप इनको एक बार दोबारा से देखिए, पढ़िए, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई आपको कोई डाउट है इसके अंदर तो आप मुझे मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सैलरी, जो हमारा हेड चल रहा है इसी में हम आगे बात करेंगे कि सैलरीज़ में किन किन चीज़ों को हम शामिल करते हैं और इसके संबंध में जो जो हमारे रूल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो टिल देन, stay at home, stay safe. Thank you so much.